नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले की जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की जड़ों को छूता है। ये कहानी है एक केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुए एक जबरदस्त कानूनी और सियासी टकराव। तो सवाल यही उठता है कि जब एक सेंट्रल एजेंसी और एक स्टेट गवर्नमेंट आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं, तो ये कौन तय करेगा कि सही कौन है और गलत कौन? ये सिर्फ कोई मामूली कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की ताकत और उसकी सीमाओं का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है। देखिए, ये पूरा बवाल एक ही दिन की कुछ घटनाओं से शुरू हुआ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया था जिसने केंद्र और राज्य को इस तरह आमने सामने ला खड़ा किया। तो हुआ ये कि 8 जनवरी की सुबह 6 बजे ईडी की टीम आईपैक के ऑफिस में तलाशी शुरू करती है। करीब 11:30 बजे लोकल पुलिस को एक ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन दोपहर होते होते सीन पूरी तरह बदल जाता है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ वहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद जो हुआ वो इल्जामों का एक लंबा सिलसिला था। ईडी कहती है कि फाइलें ले जाई गई और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस ईडी के अफसरों पर ही 3 एफआईआर दर्ज कर देती है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ईडी आखिर वहां कर क्या रही थी। वो लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रहे थे और ये तलाशी एक बहुत बड़े कोयला घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा थी। मतलब ईडी के पास वहां होने का एक कानूनी आधार था। चलिए, अब इस कहानी को ईडी के नजरिए से देखते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और इस मामले को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती हैं। ईडी की दलीलों की गंभीरता का अंदाजा आप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा, ये मामला एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। मतलब उनका कहना था कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि राज्य में सेंट्रल एजेंसीज के काम में रुकावट डालने का एक ट्रेंड सा बन गया है। और यहीं पर कानून और आरोप बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखते हैं। एक तरफ पीएमएलए का सेक्शन 54 साफ साफ कहता है कि राज्य पुलिस का फर्ज है कि वो ईडी की मदद करे, लेकिन दूसरी तरफ ईडी का आरोप है कि मदद तो छोड़िए, राज्य पुलिस ने तो उनके काम में सीधे सीधे अड़ंगा डाल दिया। ईडी के आरोप बिल्कुल सीधे और संगीन हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का वहां आना और फाइलें और डिवाइस ले जाना सिर्फ जांच में रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो चोरी करने और न्याय की प्रक्रिया को रोकने जैसा है। ईडी के मुताबिक ये एक सोची समझी कोशिश थी ताकि सेंट्रल एजेंसी अपनी जांच ना कर सके। बात यही नहीं रुकी। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तो मामले को एक और लेवल ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने कोर्ट में यहां तक कह दिया कि जो कुछ भी हुआ वो कम से कम चोरी तो है ही, और शायद लूट और डकैती के दायरे में भी आता है। तो ये तो थी ईडी की कहानी। अब जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चलिए देखते हैं कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने अपने एक्शन को कैसे डिफेंड किया। उनकी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा किया, और यही सवाल उनके पूरे डिफेंस की नींव है। उन्होंने छापे की टाइमिंग पर उंगली उठाते हुए पूछा कि आखिर चुनाव के ऐन मौके पर ये सब करने की जरूरत क्या थी। तो राज्य सरकार का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि यह छापा कोई असली जांच नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई थी जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा करना था। उनके डिफेंस के कुछ खास पॉइंट्स थे। पहला, आईपैक उनकी पार्टी की इलेक्शन कंसल्टेंट है और उस ऑफिस में पार्टी का बेहद जरूरी और कॉन्फिडेंशियल डेटा था। दूसरा, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री का ये हक और फर्ज था कि वो पार्टी की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें। उनका ये भी दावा था कि वहां से सिर्फ एक लैपटॉप और एक आईफोन लिया गया जिसमें पार्टी की जानकारी थी, और फाइलें चोरी होने की बात पूरी तरह से झूठ है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल की टीम ने पंचनामा को एक बड़े सबूत के तौर पर पेश किया। अब ये पंचनामा क्या होता है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी तलाशी के दौरान बनाया जाता है। उनका तर्क था कि पंचनामा खुद ये साबित करता है कि तलाशी बिल्कुल शांति से हुई थी और ईडी जो आरोप लगा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब जब दो इतनी बड़ी ताकतें इस तरह आमने सामने थीं, तो जाहिर है मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचना ही था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कितनी सीरियसली लिया ये उनकी अपनी टिप्पणी से साफ हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इससे देश के किसी भी राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई? उन्होंने इस्तेमाल किया संविधान के आर्टिकल 32 का। ये एक बहुत ही पावरफुल कानूनी रास्ता है जो किसी भी नागरिक या संस्था को ये अधिकार देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते ही फौरन कुछ बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया। दूसरा, ईडी के अफसरों के खिलाफ जो 3 एफआईआर हुई थी उन पर तुरंत रोक लगा दी। और तीसरा, कोर्ट ने आदेश दिया कि घटना से जुड़े सारे सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक छापे या एक टकराव तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भारत में सत्ता, कानून और फेडरलिज्म के बुनियादी सवालों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस केस के बहाने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि क्या सेंट्रल एजेंसियां बिना किसी रोक-टोक के आज़ादी से काम कर सकती हैं? क्या राज्य सरकारें उनकी जांच में दखल दे सकती हैं? पूरे देश में कानून का राज कैसे कायम रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सेंट्रल और स्टेट के बीच यह नाजुक संतुलन कैसे बना रहेगा? और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक टकराव नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। इसका जो भी नतीजा होगा, वो आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। सवाल ये है कि जब कानून और सियासत इस तरह से टकराते हैं, तो क्या अदालतें उस नाजुक संतुलन को बनाए रख पाती हैं?